आज के वीडियो में हम पाइथन के कलेक्शंस मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम स्मार्ट कंटेनर्स जैसे कि काउंटर, डीक्यू, डिफॉल्ट डेट, नेम टपल और चेन मैप बनाना सीखेंगे। ये टूल्स कई सारे कॉमन प्रॉब्लम्स का एक एफिशिएंट और सिंपल सोल्यूशन है। तो सबसे पहले कलेक्शन मॉड्यूल्स आखिर होता क्या है? कलेक्शंस पाइथन का एक मॉड्यूल है जो कि स्मार्ट कंटेनर्स प्रोवाइड करता है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है, जैसे आइटम्स को इजीली काउंट करना, फास्ट क्यू या फिर स्टैक बनाना, मिसिंग डिक्शनरी की को ग्रेसफुली हैंडल करना, सिर्फ लास्ट एन आइटम्स को स्टोर करना या डिक्शनरी के आइटम को एट्रीब्यूट की तरह एक्सेस करना। बाकी सारे मॉड्यूल्स की तरह आप इसे इंपोर्ट की मदद से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप लिखेंगे इंपोर्ट कलेक्शंस या फिर फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, डीक्यू, डिफॉल्ट डेट, नेम्ड टपल एंड ऑर्डर डेट। अच्छा, अब ये काउंटर क्या होता है इसे समझिए। काउंटर एक डिक्शनरी जैसा होता है, जहाँ की होता है उसका आइटम और वैल्यू होता है वो आइटम कितनी बार अपीयर हुआ है। इसे मैं कोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं कलेक्शन से इंपोर्ट करूंगा इस काउंटर को एंड यहाँ पर मैं एक डेटा बनाऊंगा जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में रहेगा। अब आप यहाँ पर क्या करिएगा कि सबसे पहले ये जो डेटा है इसको आप इस काउंटर कंटेनर के अंदर डालिएगा। ये कैसे होगा? यहाँ पर आप सिंपली लिखिएगा काउंटर एंड इसके अंदर इस डेटा को आप पास कर दीजिएगा। दैट्स इट। एंड इसे आप असाइन कर दीजिए एक वेरिएबल के अंदर। नाउ अगर आप इसे प्रिंट करके इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो आप देख सकते हैं अब ये जो डेटा आपको मिल रहा है ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में मिल रहा है, और इस डिक्शनरी का ये जो एलिमेंट है ये इसका की है और ये कितने बार अपीयर हुआ है ये इसका वैल्यू है, जैसा आप यहाँ देख करके वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये स्पेसिफिकली प्रिंट करना है कि एक कितने बार अपीयर हुआ है तो ये आप कैसे करिएगा? सिंपल है, जैसे आप डिक्शनरी में करा करते थे, प्रिंट के अंदर सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके आप यहाँ ए लिखिएगा। नाउ इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 प्रिंट होके मिल गया है। अगर आप यहाँ पर इस ए के बजाय कुछ और लिखें, जैसे कि z, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और अब आप अगर इसको एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं जो भी चीजें आपको बताया ये तो था खैर इसका बेसिक। अब इस काउंटर का कुछ यूजफुल केस देखते हैं। नंबर 1, अगर आपको मोस्ट कॉमन एलिमेंट देखना है तो फिर आप वो कैसे देखेंगे? सिंपल है, यहाँ पर आप लिख देंगे प्रिंट सी डॉट मोस्ट कॉमन एंड यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कितने कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। अगर आप यहाँ 1 लेकर के इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको सिंगल मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट प्रिंट होके मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 1 के बजाय 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 सबसे ज्यादा रिपीट किए हुए एलिमेंट्स प्रिंट होके मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए आप अपडेट मेथड का यूज करेंगे। सो ये कुछ ऐसे होगा, सी डॉट अपडेट एंड इसके अंदर आप वो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे जो आप अपडेट करना चाहते हैं। जैसे लेट से यहाँ पर मैं एक वैल्यू दिया ए, दूसरा वैल्यू दिया डी और तीसरा वैल्यू भी दिया डी। अब अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ इस सी को तो आप यहाँ देख सकते हैं अब ये अपडेट हो गया है। यहाँ पर अब आपको डी भी देखने को मिलेगा और ए का काउंट अब चेंज हो गया है। ऑलराइट, अब तीसरा बात यह है कि अगर आप इस डिक्शनरी को एक नॉर्मल डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? ये करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर डिक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, जिसके अंदर आप ये डिक्शनरी स्पेसिफाई करेंगे एंड इसे सिंपली एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं अब ये जो काउंटर है ये डिक्शनरी एक नॉर्मल डिक्शनरी बन चुका है। ऑलराइट, नाउ चौथा इंपॉर्टेंट चीज, अब आप किसी स्पेसिफिक वर्ड के कैरेक्टर्स को काउंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप सिंपली प्रिंट के अंदर इस काउंटर को कॉल करिए एंड इसके अंदर वो वर्ड स्पेसिफाई कर दीजिए, जैसे कि बनाना। जब इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाना के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसका काउंट आपको मिल गया है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर वर्ड को काउंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा इसे समझिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट काउंटर एंड यहाँ पर एक सिंगल वर्ड के बजाय मैं लिख दूंगा एक सेंटेंस, जैसे कि आई लव पाइथन। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स कुछ ऐसा मिला है। अब अगर आपको वर्ड काउंट करना है तो आप इसे स्प्लिट कर दीजिए। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्प्लिट एंड इसे मैं दोबारा से री एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पाइथन, लव और आई ये तीनों का ही डिक्शनरी मिल गया है विद देयर काउंट। तो ये होते हैं कुछ कॉमन ऑपरेशंस जो कि आप काउंटर का यूज करके करते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे डीक्यू के बारे में। डीक्यू को डेक भी प्रोनाउंस करा जाता है। ये एक डबल एंडेड क्यू होता है, मतलब हम एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड से ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। डेक का मेन बेनिफिट स्पीड है। इसमें अप एंड और पॉप लेफ्ट बहुत फास्ट काम करते हैं। अगर हम नॉर्मल लिस्ट में पॉप 0 यूज करते हैं तो वो स्लो होता है क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट होना पड़ता है, लेकिन डेक में पॉप लेफ्ट फास्ट होता है क्योंकि डेक लेफ्ट साइड से एलिमेंट रिमूव करते हुए बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करता।
इसीलिए ये जो डेक है ये क्यूज, बीएफएस और स्लाइडिंग विंडो जैसे प्रॉब्लम में काफी यूजफुल होता है। चलिए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। यहाँ पर मैं कलेक्शन से इंपोर्ट करूंगा डेक को, और इसे क्रिएट करने के लिए मैं लिखूंगा डेक, और इसके अंदर मैं एलिमेंट्स दूंगा, लेट्स से 1, 2 एंड 3, या चलो 5 तक ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ वैल्यू को राइट साइड से, तो मैं लिखूंगा dq डॉट अपेंड, एंड इसके अंदर मैं 6 पास कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करा इस डेक को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको 6 पे प्रिंट होके मिल गया है। एक काम करता हूँ, मैं इस ओरिजिनल डेक को भी प्रिंट कर देता हूँ सो दैट क्लैरिटी रहे कंपैरिजन करते वक्त। अगला चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है कि ऐड करना एलिमेंट को लेफ्ट साइड से, तो इसके लिए मैं लिखूंगा टेक डॉट अपेंड लेफ्ट, एंड लेट से यहाँ पर मैं 0 पास करा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा। आई एम सॉरी, मैं इसे प्रिंट करना भूल गया। मैं यहाँ लिखा प्रिंट डेक एंड इससे अब मैं करा एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ लेफ्ट साइड में 0 ऐड हो गया है। अब यहाँ पर मैं रिमूव करना चाहता हूँ एलिमेंट को लेफ्ट साइड से, तो ये बहुत आसान है। यहाँ पर मैं लिखूंगा डेक डॉट पॉप लेफ्ट, दैट्स इट। अभी यहाँ पर मैं प्रिंट करा इस डेक को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से 0 हट गया है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं रिमूव करना चाहता हूँ राइट साइड से एलिमेंट को, तो इसके लिए मैं लिखूंगा डेक डॉट पॉप, दैट्स इट, एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस डेक को। जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं अब ये राइट साइड से भी एलिमेंट यहाँ पर हट गया है। अच्छा, ये सारे तो थे बहुत ही बेसिक से ऑपरेशन। अब आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट को रोटेट करना चाहता हूँ, सो लेट मी पुट दिस हेडिंग एज रोटेट। रोटेट का लॉजिक क्या होगा आप इसे समझिए। मेरे पास लेट से ये पूरे एलिमेंट हैं। रोटेट क्या करेगा, ये जो सबसे आखिरी एलिमेंट है इसको यहाँ से हटा करके सबसे पहले पोजीशन पर ले आएगा, और ये तब करेगा जब आप किसी एक एलिमेंट को रोटेट करें। इसे करने के लिए मैं कुछ ऐसे लिखूंगा डेक डॉट रोटेट, एंड रोटेट कितने एलिमेंट से करने हैं, एक एलिमेंट से, दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर दिया इस डेक को और इसे मैं करा एग्जीक्यूट। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे लास्ट एलिमेंट था अब ये सबसे पहले आ गया है और ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर यहाँ पर मैं 1 के बजाय 2 लिखा और इसे एग्जीक्यूट करा, तो आप देख सकते हैं अब 4 और 5 दैट इज ये दो एलिमेंट यहाँ स्टार्ट में आ गए हैं, बाकी सारे राइट साइड शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, अब आप इसे लेफ्ट साइड से मूव करना चाहते हैं, मतलब कि लेट से मेरे पास ये एलिमेंट है। अब क्या होगा कि जो ये दोनों एलिमेंट है ये यहाँ से हट करके लास्ट में चले जाएंगे। नाउ ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर सिंपली लिखिएगा डेक डॉट रोटेट -2 एंड इसे एग्जीक्यूट करिएगा। यहाँ पर ये रिजल्ट इसीलिए आया क्योंकि जो प्रीवियस एलिमेंट है उसे ही मैं आगे की तरफ रोटेट करा हूँ। अगर मैं इसे करा कॉपी एंड अगर यहाँ पर मैं इसे दोबारा से लिख करके एग्जीक्यूट करा, तो आप देख सकते हैं 3, 4, 5 पीछे रह गया है एंड 1 और 2 आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जैसा आप इस एग्जाम्पल में देखे थे, यहाँ पर ये जो आप मॉडिफिकेशन करे हैं ये ओरिजिनल ये वाला जो एलिमेंट है इसी के अंदर हो गया है। ऐसे ऑपरेशंस को इन प्लेस ऑपरेशंस कहते हैं, मतलब कि मॉडिफाई होने के बाद ओरिजिनल डेटा को रिप्लेस कर देना। सो डीक्यू वाले जितने भी ऑपरेशन है ये मोस्टली इन प्लेस ऑपरेशंस होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि आप डीक्यू का यूज करके लेटेस्ट n आइटम्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 5 आइटम है। मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 3 आइटम से मिले। के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा DQE, और ये क्या करेगा, इस DQ में एलिमेंट रखेगा 1 से 5 तक, और साथ ही एक एडिशनल पैरामीटर देगा मैक्स लेन, जो कि इस केस में मैं 3 रखना चाहता हूँ। नाउ अब मैं अगर इसे प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर लेटेस्ट 3 आइटम्स ही मिले हैं, जो कि है 3, 4 एंड 5। नाउ इसका यूज केस कुछ ऐसा हो सकता है कि आप रिसेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, या लेट से लास्ट 50 मैसेजेस या फिर लास्ट 50 लॉग्स देख सकते हैं, या इससे ही मिलता जुलता किसी भी तरह का आप काम कर सकते हैं। अब अगला है डिफॉल्ट डिक्ट। ये नॉर्मल डिक्शनरी जैसा ही होता है, बस एक एक्स्ट्रा फीचर के साथ। अगर की एग्जिस्ट नहीं करता तो डिफॉल्ट डिक्ट ऑटोमेटिकली उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट कर देता है। इसे भी मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा कलेक्शन से। लेट्स से मैं एक डिफॉल्ट डिक्शनरी बनाना चाहता हूं इंटीजर वैल्यूज के लिए। सो ये कुछ ऐसा होगा डिफॉल्ट डिक्ट इंट। अभी यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट करूँ इस डी को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये एम्प्टी है। लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू ऐड करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। लेट्स से इस डिक्शनरी का जो मेरा की है वो होगा ये a एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 1। नाउ अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये वैल्यू प्रिंट होके मिल रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक नया वैल्यू ऐड करूंगा b एंड इस पर मैं फिर से प्रिंट कर दूंगा इस d को। इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं ये अपडेट हो गया है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो a वाला एलिमेंट है ये अपडेट हो तो ये कैसे होगा।
सिंपल है, मैं यहाँ लिख दूंगा डी एंड देन कोड के अंदर ए एंड इसके वैल्यू को मैं ऐड करना चाहता हूँ लेट्स से 5 से। तो इस पर जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये 6 प्रिंट होके मिला है। सो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं और नए वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। ना कुछ कॉमन जो डिफॉल्ट डिक्शनरी होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हो गया इंट, इंटीजर वैल्यूज के लिए। अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं एक सीक्वेंस की तरह तो इसके लिए आप कुछ ऐसे लिखेंगे डिफॉल्ट डिक्शनरी, लेकिन इस पर इंट के बजाय हो जाएगा लेस। और वैसे ही अगर आप किसी यूनिक वैल्यू को रखना चाहते हैं तो यहाँ डिफॉल्ट डिक्शनरी के अंदर आप डाल देंगे सेट। डिफॉल्ट डिक्शनरी बॉयलर प्लेट तो रिड्यूस करता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस डिक्शनरी में अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में वो नया एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। सो ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ कॉमन तरीका होता है एक डिफॉल्ट वैल्यूज को बनाने का एक डिफॉल्ट डिक्शनरी के अंदर। अगला है नेम्ड टपल। नेम्ड टपल को सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये एक नॉर्मल टपल जैसा ही होता है, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस है। इसमें वैल्यूज को इंडेक्स के साथ साथ आप नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये टपल है 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा टी एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं इसे एक्सेस कर लिया। लेकिन इसी चीज को लेट से मैं इस तरह से एक्सेस करना चाहूँ टी डॉट फर्स्ट, तो एट द मोमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। लेकिन नेम टपल क्या करता है, इस तरह से नेम का यूज करके वैल्यू एक्सेस करना अलाउ करता है। तो देखते हैं अब ये हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप ये जो नेम टपल है इसे कॉल करेंगे एंड इसके अंदर आप इस टपल का नाम देंगे। इसे आप ऐसे समझ लीजिए टपल को आप किस वेरिएबल से कॉल करना चाहते हैं। मेरे केस में मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ पर्सन। अब इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है यहाँ पर आप वो फील्ड्स देते हैं जो कि इसके अंदर होंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं देना चाहूंगा इस पर्सन का नाम और जो दूसरा फील्ड में देना चाहूंगा वो होगा इस पर्सन का एज। दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस पर्सन का मैं सबसे पहले नाम सेट करूंगा। लेट्स से ये है अमर और मैं उसका एज स्पेसिफाई करूंगा जो कि है 24। नाउ अब जब मैं प्रिंट करा इस पर्सन को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये इस तरह से आउटपुट मिला है। आप इसके स्पेसिफिक एलिमेंट को भी अब एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ प्रिंट मैं लिखूंगा p डॉट एज एंड इससे मैं करूंगा एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं ये टपल को आप किस तरह से नेम की मदद से एक्सेस कर पा रहे हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले ये बिल्कुल टपल के तरह ही इम्यूटेबल होता है, दैट इज एक बार अगर फील्ड बन गया तो आप उससे फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये लाइट वेट होता है और ये रीडेबल होता है। अगला आता है चेन मैप। चेन मैप का यूज तब होता है जब हमें मल्टीपल डिक्शनरी को एक कंबाइंड डिक्शनरी की तरह यूज करना हो लेकिन उन्हें मर्ज नहीं करना। नाउ इवन इफ आपको पता नहीं है ये कैसे यूज होता है, लेकिन सुन के ही आपको फील हो रहा है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग और पावरफुल चीज है। चलिए सबसे पहले इसे इंपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट चेन मैप। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो डिक्शनरी है। जो सबसे पहला डिक्शनरी है वो है डिफॉल्ट्स जिसमें थीम लाइट है और लैंग्वेज इंग्लिश है, और जो दूसरा डिक्शनरी है वो है यूजर जिसमें थीम डार्क है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डिक्शनरी है डिफॉल्ट उसका डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन ये जो यूजर का सेटिंग है ये एक कस्टम सेटिंग है। अब हम इन दोनों ही डिक्शनरी को चेन मैप में कंबाइन कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा चेन मैप यूजर और डिफॉल्ट्स। इसका मतलब है कि पाइथन पहले यूजर डिक्शनरी में की सर्च करेगा, अगर की वहां मिल गया तो वही वैल्यू यूज होगा। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर प्रिंट करके ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ थीम को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डार्क प्रिंट होके मिला है, और ये डार्क इसीलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि जो यूजर है इसका थीम डार्क है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेज प्रिंट करा तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही प्रिंट होके मिलेगा जो कि इस डिफॉल्ट के अंदर है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए, ये जो सबसे पहला मैपिंग है हमेशा उसी का वैल्यू सबसे पहले चेक होता है। अब अगर मैं ऐसा करा, इस पूरे चीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ, बट डिफरेंस ये है यहाँ पर यूजर पहला नहीं बल्कि दूसरा एलिमेंट होगा। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो डिफॉल्ट के अंदर जो थीम है ये लाइट है, लेकिन जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश में मिला है क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कौन सा एलिमेंट दिए हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं।
अगले वीडियो में मैं इस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन दूंगा। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।